हफ्ते मैं आपको कुछ ऐसी महान पर्सनैलिटीज से मिलवाता हूं जो भारत को पूरे तरीके से बदलने के लिए लगे हुए, कोशिश कर रहे हैं और जबरदस्त भारत को बदलने के लिए एक माध्यम बने हैं। सो दोस्तों, आज मैं बहुत एक्साइटेड हूं क्योंकि इनसे मैं पर्सनली मिला और मैं इतना प्रभावित हुआ हूं इनसे कि मेरा मन किया कि मैं जल्दी से जल्दी इनको यहां इस शो में लेकर आऊं। और दोस्तों, ये वो व्यक्ति हैं जिन्होंने बहुत कम उम्र में, बहुत कम समय में भारत में एक बहुत बड़ा मुकाम हासिल किया। वो मुकाम हासिल किया है जो आम आदमी की सोच से परे है। तो आइए दोस्तों, आप सबकी तालियों के साथ, टीवी पे तालियां बजा लो यार, आप सबकी तालियों के साथ मैं यहां पर इनवाइट करना चाहूंगा मिस्टर हिमांशु अग्रवाल। हिमांशु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस शो में। हिमांशु जी, आपके बारे में हम लोग सब देख रहे हैं, सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं। फेसबुक खोलो तो हिमांशु जी दिखाई देते हैं, यूट्यूब खोलो तो आप दिखते हैं। अब इस टॉपिक पर मैं आने से पहले मैं ये जानना चाहूंगा, आखिर ये हिमांशु है कौन? मतलब इस एज में आप इतनी बड़ी बुलंदियों पर पहुंचे हैं तो जरूर इसकी जो सीडिंग है वो कहीं ना कहीं बचपन से रही होगी। तो मैं थोड़ा सा आपके बचपन में जानना चाहूंगा हिमांशु जी कि बचपन आपका कैसा रहा। यहाँ पे दो सवाल। पहला कि कौन है हिमांशु जी? तो आई कॉल माई सेल्फ अ मैड साइंटिस्ट। मैड साइंटिस्ट, यस। मेरा खुद को ये टर्म देता हूँ मैं, मैड साइंटिस्ट। चलते हैं बचपन में तो काफ़ी रफ बचपन, बुली किया गया हूँ। पतला सा था मैं तो बॉडी अच्छी नहीं है, लुक्स अच्छी नहीं है, घर में पैसा नहीं है, या बोलने में उतना अच्छा नहीं हूँ, थोड़ा शाय हूँ, तो बुली किया गया हूँ बचपन से। तो ऐसा कोई नॉर्मल सी बात थी वो कि बचपन में आपको गली में खेलने नहीं देंगे या ये नहीं करने देंगे, या आप अपने दोस्तों के ग्रुप में हैंग आउट कर रहे हो तो आप बुली हो रहे हो। सो नॉर्मल सी बात थी, वो हर बार होता था। जर्नी चालू होती 9th क्लास से। 9th क्लास में बच्चे एनसीईआरटी पढ़ते हैं, आर.डी. शर्मा पढ़ते हैं, ये किताबें पढ़ते हैं। मैं पढ़ा था 0 to 1, रिच डैड पुअर डैड। ये किताबें मेरे 9th क्लास में रिच डैड पुअर डैड पढ़ ली थी आपने? यस, मेरे हाथ में आ गई थी और मैंने बोला यार ये बढ़िया नाम, अजीब अच्छा है, रिच डैड पुअर डैड। मतलब मेरे डैड पुअर हैं तो कुछ तो होगा इसमें। तो आ गई हाथ में, लाइब्रेरी में मैंने खोली, पहला चैप्टर पढ़ा, मुझे अच्छा लगा कि कोई कहानी चल रही है कि इसमें एक बच्चा है जिसके अमीर पापा, एक बच्चा जिसके गरीब पापा हैं, नहीं तो मेरे दोस्त के भी अमीर पापा हैं, चलो रिलेट हो रहा है। तो मैंने बेसिकली चालू कर दी वो कहानी, पढ़ना चालू करी और इंटरेस्ट जगा। फिर समझ में आया एसेट लाइबिलिटी, कुछ नए शब्द पढ़े, मतलब ये क्या है। उसमें उन्होंने रेकमेंड 2-3 वर्ड यूज़ करे, फेसबुक, ये वो। मतलब अच्छा फेसबुक की किताब मिली, मतलब खोला, उसमें एक वर्ड निकला पीटर थील, मतलब ये कौन है। किताब निकली 0 to 1। तो ऐसे करके फिर आप घुसना चालू हुए, तो किताबें पढ़ना चालू करी। उसके बाद मैंने देखा यार ये पढ़ तो लिया है, अभी मज़ा आ रहा है दिमाग में, बट करे क्या इसका। तो 9th क्लास में चालू करा एक फोटोग्राफी बिजनेस। 9th क्लास में आपने बिजनेस शुरू कर दिया था फोटोग्राफी का? हाँ। ओ माय गॉड। दोस्तों यहाँ पर एक मिनट, सॉरी सर रोक रहा हूँ। दोस्तों, आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने 9वीं कक्षा में इस समझ को अपने दिमाग में रखा, 9वीं कक्षा में एक बिजनेस शुरू करना? वो कहते हैं ना कि पूत के पाँव जो पालने में दिखाई दे जाते हैं, तो ये वही सिनेरियो है दोस्तों। 9th क्लास में पहला बिजनेस, इट्स अमेजिंग। जी सर। तो कैमरे के पैसे नहीं है, घर वालों को बता नहीं सकते बिजनेस कुछ करना है क्योंकि वो डर जाएंगे या कुछ होंगे। तो मेरा एक दोस्त था सौम्य जैन, अभी मेरा बेस्ट फ्रेंड है, आज भी उससे ही बात होती है। तो उसके पास कैमरा था DSLR कैनन 700D कैमरा था उसके पास, और वो वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी करता था। मैंने बोला भाई इसमें पैसा वैसा नहीं है, यहाँ लोग है, फेसबुक उस टाइम आया हुआ था, नया था। ये कौन से सन की बात है? ये मैं 9th क्लास पे होऊंगा, आप मान लो 2014-15 मतलब कुछ आसपास, वो याद नहीं, बट 9th क्लास में था, मैं ये याद है। सौम्य जैन नाम का दोस्त था मेरा, फोटोग्राफी करता था, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी। मतलब इसमें पैसा नहीं है भाई, एक काम करते हैं, बिजनेस चालू करते हैं, 50 तेरा 50 मेरा, तेरे पास कैमरा, तेरे को आता है शूट करना, तू शूट कर, मैं जाऊंगा बाहर क्लाइंट ढूंढ के लाऊंगा, पैसा जो भी आएगा आधा आधा बांट लेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं बाहर जाता था, दोस्तों को बोलता था यार तेरा फेसबुक पिक्चर अच्छा नहीं है, तू चेंज करवा ले, तू फेसबुक पे फोटो इतनी खराब डालता है, मोबाइल से कैमरे से खिंचवा। तो हम चाहते थे 300 रुपये पर फोटो, 200 रुपये पर फोटो। और मैं थोड़े प्रेस्टीजियस स्कूल से आता हूँ क्योंकि मेरे फादर ने लोन लिया था मेरी एजुकेशन के लिए, और जो मेरा स्कूल था वो मेरे फादर के क्लाइंट थे। तो मेरे फादर रेडियम का काम करते थे, तो स्कूल में आपको रेडियम लगता है जगह जगह, जहाँ आप साइनेज लगाते हो, ये सब लगाते हो। तो मेरे फादर के क्लाइंट थे वो, तो रिलेशन अच्छे थे। दूसरा मेरे फादर ने लोन लिया, तो मैं अच्छे प्रेस्टीजियस स्कूल में गया, तो वहाँ के बच्चों का अच्छा पैसा था, लाइक वो देने में नहीं हिचकिचाते थे। तो वहाँ से बेसिकली सेल्स एक दिमाग में वर्ड घुसा कि बेचना आता है तो कुछ ना कुछ तो कर लोगे, भूखे नहीं मरोगे, इतना मुझे समझ में आया था। तो 200-300 रुपये चार्ज करे, एक बच्चे ने 6 फोटो खिंचाई तो 1800 रुपये बन गए।
राइट। अगर दिन की एक फोटोग्राफी सेशन भी हो गया तो 30 दिन में मैं 60,000 रुपये कमा लूंगा। तो मेरा कैलकुलेशन ये था, हम कमा लेते 35-30 हज़ार रुपये कमा लेते थे। कौन सी क्लास में आप 30-35 हजार कमा लेते थे? 9th क्लास में। 9th क्लास में आप 30-35 हजार रुपए महीने का कमा लेते थे? राइट। वाह। मैं अकेला नहीं, हम दोनों बांट लेते थे वो दो पैसा, तो दोस्त थे 17,000 आप। 20,000 रुपये हाँ। पर पर्सन बन ठीक, जाता ठीक, था। ठीक। तो इससे मेरा इंटरनेट रिचार्ज, मोबाइल का छोटा मोटा खर्चा, आने जाने का इधर उधर दोस्तों के साथ, क्योंकि मेरे फादर ने ऑनलाइन लोन लिया था, तो मेरी हिम्मत नहीं होती थी पूछने की कि आप इसके पैसे दे दो, हम जू जा रहे 500 रुपये चाहिए, मेरी हिम्मत नहीं होती थी। तो क्योंकि वो हिम्मत नहीं है अंदर से, तो आपको खुद ही करना पड़ेगा। खुद ही करना है। तो दैट्स वाई जब भी कोई पूछता है कि कैसे किया, तो मैं यही बोलता हूँ, मजबूरी। मेरी मजबूरी ऐसी थी कि मुझे करना ही पड़ेगा और कोई चारा ही नहीं है। जी। तो हमने वो किया, बढ़िया गया। उसके बाद उसमें 10th क्लास में फिर एक और बिजनेस चालू किया, थोड़ा पैसा इकट्ठा हो गया था, तो मैंने बोला क्यों ना इस पैसे को यूज़ करा जाए। तो 10th क्लास में मैंने क्लॉथ रेंटिंग कंपनी चालू करी। क्लॉथ रेंटिंग? Yes. ये मैं समझा नहीं, किस तरीके की रेंटिंग है ये? समझिए, आपको भी शौक होगा हर महीने नए कपड़े पहनने का, जी, मुझे जी। भी शौक है, सबको शौक होता है जी। ऐसे ही मेरे दोस्त थे, उनको भी था। अब जो मेरे दोस्त ऐसे थे जो इतना प्रेस्टिजियस नहीं थे, बट ठीक ठाक कर रहे, थोड़ा पैसा था उनके पास, मैं ऐसा बोलता था, यार मैं तुम्हें ना हर महीने 10 टी-शर्ट दूंगा, नहीं अच्छी ब्रांडेड, ओके। और पर टी-शर्ट 250 रुपये चार्ज करूँ, तुम्हें चलेगा? उसके दिमाग में 2500 रुपये देना पर मंथ, हर महीने नए कपड़े, मेरा क्या जा रहा है। तो बेसिकली मैं क्या किया, मैं अमेजोन पे जाता था जी। ब्रांडेड टी-शर्ट, उस टाइम अमेजोन नया नया आया था इंडिया में, तो बहुत सारे डिस्काउंट्स मिलते थे। जी। तो मैं वहाँ से ऑर्डर करके कपड़े बहुत सारे 15,000 20,000 के, एक टी-शर्ट 1,500 रुपये की पड़ी, 1,200 रुपये की पड़ी, 2,000 रुपये की पड़ी, मंगाए, शर्ट्स, जैकेट्स, शूज़ सब मंगाया, और मैं पैकेज बना दिया था, 3 टी-शर्ट, 2 शर्ट, 2 जीन्स, 3 शूज़, ओके। और ये पूरा पैकेज आप मुझसे ले लो 8,000 रुपये में, और आप अभी लोगे 8,000, अगले महीने तो मैं नए कपड़े दूंगा आपको टोटली न्यू। वाह। तो वो बंदा सोचता था, यार हर महीने नए कपड़े पहनता हूँ मैं तो, और सबको ऐसा लगता है यार मैं तो हर महीने नहीं पहनता हूँ, स्टाइलिश हूँ मैं, ऐसा वैसा। तो मैं आपसे लेता था, अगले महीने लिए, आप धुलवाए, किसी और को दिए, और उसका सेट आपको दे दिया, तो 2-2 के पेयर करके मैं सब बिजनेस चला था। वाह, क्या बिजनेस निकाला। तो उससे भी मेरी एक इनकम होती थी 25-30 हज़ार की। मैं फिर एक बार समझ में आया कि काम करने की जरूरत नहीं पैसा कमाने के लिए, तो 11th क्लास में गेमिंग का बिजनेस चालू किया। हम बचपन में आते थे 10-20 रुपए देके गेम खेलते थे, आपको याद हो, एक दुकान में जाकर, राइट। अब वो दुकानदार को अमेजोन वगैरह नहीं पता था उस टाइम कि अमेजोन पे EMI वगैरह होती है, या उस टाइम पे नहीं आया था ये कॉन्सेप्ट इंडिया के अंदर। तो मैंने बेसिकली क्या किया, मैंने 18,000 के रुपए के अंदर एक Xbox 360 खरीदा, 20,000 रुपये में PS3 खरीदा, ये सब लिया और दुकानदार को दिया। मैंने बोला आपके पास पैसा नहीं है ये खरीदने का 20,000 का सामान एक साथ, क्योंकि आपको रेंट भरना है, सैलरी देनी है, सब करना है, मैं आपको देता हूँ, आप मुझे बस 3,000 रुपये महीना देते रहना। ओके। अब 6 महीने के अंदर मेरा जो Xbox है वो फ्री हो गया, मुझे भी खेलने का अच्छा होता था। अब मैं उसको 10 रुपये दूँ, उससे अच्छा उससे कमा लेता हूँ मैं। वाह। तो मैंने सोचा इसको खरीदता हूँ, उसको देता हूँ, मेरे Xbox से तो दुकान में 1 घंटा फ्री में खेलने को मिल जाएगा, दूसरा उससे पैसा भी आएगा महीने का 3,000, तो 6 महीने में Xbox भी फ्री हो गया। तो वो मुझे जब लौटाएगा तो मेरा Xbox तो फ्री हो गया ना, 18,000 कमा लिया मैंने। कॉलेज में आया, कॉलेज में कंपनी चालू करी, FAMENIK, फेमनिक। ओके। अभी आप गूगल पे आएंगे, कुछ इमेजेस मिल जाएंगी आपको, मेरी पुरानी इमेजेस मिल जाएंगी। एक ऐप था, सोशल नेटवर्क था वो बेसिकली। हमने सीड मनी उठाया, कुछ एम्प्लॉइज इकट्ठे हुए, ऐप को डेवलप किया, पर फाउंडर और मेरा विजन अलाइन नहीं हुआ। हम दोनों थोड़ा अलग सोचे उस चीज़ को लेके। तो हमने बोला इसको आगे बढ़ाने से मतलब नहीं कि रोज़ अपन बहस ही करते हैं, तो हमने वो चीज़ बंद कर दी। 9-10 महीने चला के फिर फिबअप करके कंपनी चालू करी। फिबअप में यूजर्स आए, लोग आए, पसंद आया प्लेटफॉर्म। तो इसका प्रोडक्ट क्या था फिबअप का? स्टोरी राइटिंग प्लेटफॉर्म था। स्टोरी राइटिंग प्लेटफॉर्म? स्टोरी राइटिंग प्लेटफॉर्म मतलब कि हम बचपन में गेम खेलते थे, आपको याद हो तो, कि मैं बोलूंगा एक ड्रैगन था, उसके 3 बच्चे थे, फिर आप स्टोरी कंटिन्यू करोगे, हाँ ठीक है, फिर मैं स्टोरी कंटिन्यू करूंगा, ऐसे स्टोरी कंटिन्यू होती रहेगी। हमने क्या किया, हमने दुनिया की बेस्ट मूवीज ली, बेस्ट टीवी सीरीज ली। अब लोगों की क्या अलग कॉन्स्पिरेसी थ्योरी होती है कि यार मेरे हिसाब से बागबान में इसके बाद ये हो जाता ना तो मजा आया था। ओके। अगर दिलवाले दुल्हनिया में ये होता ना तो मजा आया था। अगर शोले के एंड में अमिताभ बच्चन मरता ना तो ये हो जाता। तो लोग अपनी अपनी कॉन्स्पिरेसी, उनको मजा आता है वो सोचने में, इमेजिनेशन में। तो हमने बोला इसका प्लेटफॉर्म बनाते हैं। हर कोई अननोन है, हर कोई एनोनिमस है, कोई किसी को नहीं जानता। आप ऐसे नहीं बता सकते कि ये हिमांशु है, कोई XYZ यूजर है, और आपने कहानी लिखी और आप छोड़ दो, 24 आवर्स बाद आप आके देखोगे तो कोई और उस कहानी में कुछ और रेट करके बैठा है। ओके। तो हमने बेस्ट मूवीज, बेस्ट टीवी सीरीज ली, गेम ऑफ थ्रोन्स, ब्रेकिंग बैड, और वो सारी स्टोरीज उस पर चलती थी, और लोग आके अपने हिसाब से कंटिन्यू चालू करते थे। अब अगले दिन वो बंदा नहीं डाल सकता, कोई और आके डालेगा। ओके। तो जो मेन हीरो है, कोई उसको मेन हीरो को मार देगा, कोई विलन को हीरो बना देगा, जी जी जी। कोई 2 लोगों से शादी करवा देगा, तो कोई सब अपने अपने इमेजिन डाल रहे थे। तो वो बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म था, लोगों को मजा आ रहा था यूज करने में। राइट। और क्योंकि उनको वो मजा आ रहा था यूज करने में, तो हम मोनेटाइज नहीं कर पाए, लेकिन मजा आया। लेकिन हाँ, मोनेटाइज हमें समझ नहीं आया इनसे पैसे कैसे लें इस चीज़ के, राइट, क्योंकि लोग ही हमारा प्रोडक्ट है, तो कैसे लेंगे। तो वो फिर वो भी एक फेलियर ही हुआ टेक्निकली। फिर मैंने बोला ये बिजनेस छोड़ो, जॉब करते हैं अपन। मैंने टेली परफॉर्मेंस में एक जॉब करना चालू करी। 12,000 रुपये मेरी सैलरी थी, BPO का काम था, दिन के 400-500 कॉल उठाने, वो वाला काम करना है। तो सपोर्ट वाले टिकट करता था, हेलो नमस्कार, मैं हिमांशु अग्रवाल बोल रहा हूँ फ़ोनपे से, मैं हिमांशु अग्रवाल बोल रहा हूँ फ्लिपकार्ट से। तो फ़ोनपे में काम किया, फ्लिपकार्ट में काम किया, मल्टीपल कंपनीज में काम किया।
2-2 महीने में मैं चेंज करता गया डिपार्टमेंट। वो ही कर रहे थे कि आपकी इंग्लिश अच्छी है, आपकी ये अच्छी है, तो आप चेंज कर लो, क्योंकि मैं स्टार्टअप वर्ल्ड से आ रहा था। वहाँ आप दिन की 10,000 प्रॉब्लम सॉल्व करते हो, यहाँ पे एक प्रॉब्लम बस बार बार करनी है। तो मेरे लिए ऐसा था, अरे ये कोई बड़ा काम नहीं है भाई, ये तो मैं ऐसे ही बैठे बैठे कर लेता हूँ, राइट। तो वो कंटिन्यूसली मुझे नई नई अपॉर्चुनिटी दे रहे थे कि आप ये कर लो, आप वो भी आ जाओ, इसमें भी आ जाओ, आप नॉन वॉइस आ जाओ, वॉइस में आ जाओ। तो न्यू अपॉर्चुनिटीज़ कंटिन्यूसली मिल रही थी मुझे। उसके बाद मेरे दोस्त से एक शर्त लगी, तो हम लंच ब्रेक में जूस पीने जाते थे। तो मेरे एक दोस्त और मैं बैठे थे, हम जूस पी रहे थे, तो ऐसा बोलता, भाई तेरे को तो डिपार्टमेंट मिल रहा है। बोला हाँ भाई कर लेते हैं। तो बोले पर एक चीज़ है तेरे को कभी नहीं मिलेगी। बोला क्या? बोले इंदौर की सबसे प्रेस्टीजियस कंपनी है अमेजॉन BPO के लिए, अगर तूने कस्टमर सर्विस अमेजॉन में क्रैक कर लिया तो तेरे को मालूम है। ओके। तो मैंने बोला कर लेंगे भाई, इसमें कोई बड़ी बात है क्या? तो उसने बोला कि नहीं होती भाई, मतलब मैं करूँगा, शर्त क्या है? तो उसने बोला महीने भर का जूस मेरी तरफ से अगर तूने अमेजॉन में इंटरव्यू क्रैक कर लिया तो। ओके। कोई बात नहीं। मैं गया, 270 लोग कुछ एग्ज़ाम दे रहे थे उस टाइम, 3 लोग सिलेक्ट हुए, मैं, मेरा दोस्त सत्यम और एक लड़की प्राची, पलक, कुछ नाम याद नहीं मुझे, बट बेसिकली 3 लोग सिलेक्ट हुए और अमेजॉन में जॉब लग गई। उसके बाद मैं डिजिटल मार्केटिंग करता था, उसके बाद मैं ड्रॉप शिपिंग करता था। तो आप एक टाइम पर 3 काम इकट्ठे करते थे, मीन्स आप अमेजॉन में जॉब भी करते थे और उसके बाद आप डिजिटल मार्केटिंग और ड्रॉप शिपिंग, तो ये कैसे मैनेज करते थे आप? तो मेरी जॉब सुबह 7 बजे चालू होती थी अमेजॉन में और 3 बजे कुछ खत्म होती थी। ओके। 3 से 6 क्योंकि वर्क फ्रॉम होम था तो मैं घर पे बैठा हूँ, कुछ काम है नहीं। 3 से 6 मेरा डिजिटल मार्केटिंग जो 3 क्लाइंट्स थे उनके साथ 1-1 घंटे की मीटिंग होती थी मेरी, वो हफ्ते में 2 ही बार होती थी या 3 बार होती थी। और उसके बाद मेरा रात को 6 बजे से लेकर 8 बजे तक मैं अपने एड्स ऑप्टिमाइज करता था ड्रॉप शिपिंग के लिए, या तो सीखता था या ऑप्टिमाइज करता था। तो इन तीनों को मिला के मेरी इनकम कुछ महीने की 70-80 हज़ार रुपये मैं कर ली थी। मैं 19 की उम्र का था तब, तो 19 साल की उम्र में 70-80 हज़ार रुपए महीने का आप कमा लेते थे। और मेरे पेरेंट्स भी खुश थे क्योंकि अमेजॉन में जॉब है। तो उनका ऐसा था मेरा बेटा सेटल है तक बेटा। उसको आता रहेगा इंक्रीमेंट और हो गया इसका काम, सरकारी नौकरी लग गई है। खत्म हो गया। क्योंकि अमेजॉन में हर 6 महीने में आपको एक छोटा स्लाइड परसेंटेज इंक्रीज मिलता है, जितना हमें बताया गया था एटलीस्ट मेरी जॉब में। तो मेरे घर वाले खुश, मैं खुश, बट 2 महीने बाद मुझे रियलाइज हुआ कि एक ही काम बार बार करना पड़ रहा है और मैं उस टाइप का इंसान नहीं था जो एक ही चीज़ बार बार करे और मज़ा आता रहे। तो बेसिकली मैं एक सेमिनार में बैठा हूँ, मैं एक इंसान को देखता हूँ कि वो 6 घंटे के अंदर कुछ 3 लाख कमाता है और मैं देख रहा हूँ कि यार भाई ये मेरी 3 महीने 4 महीने की मेहनत है जो ये बंदा 3 घंटे में निकाल के गया। और वहाँ से एक वो सनक छुटी कि कर क्या रहा है। तो तब मैं ड्रॉप शिपिंग क्योंकि करता था तो मेरे 2 दोस्त आए, प्रणय और सत्यम, और बोले कि भाई हमको भी सिखा। मैंने बोला सिखा देंगे भाई, कोई दिक्कत नहीं है। और उन्होंने क्वेश्चन पूछा जहाँ से आई थिंक मेरा लाइफ चेंज हो गया। वो क्वेश्चन ही पूछा कि कितना लेगा। किसने बोला ये? प्रणय और सत्यम ने। प्रणव और सत्यम ने आपको बोला कि कितना लेगा सिखाने का? और मैं ऐसा था कि हाँ मैं लूंगा। कितना लेगा? बोला 5,000। बोला पर पर्सन की दोनों का? ओके। तो मैंने कॉन्फिडेंस बोल दिया पर पर्सन। उसने 2,000 रुपये जेब से निकाले, 2,000 दिए, बोले कल से चालू करते, बाकी का कल दे देंगे। और जब 10,000 रुपये मेरे हाथ में थे मुझे एक चीज़ समझ में आई कि मैं ड्रॉप शिपिंग लेट से कर रहा हूँ, मैं दिन का 3 घंटा 2 घंटा दे रहा हूँ, सीख रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ, तब जाके मैं महीने का 15-20 हज़ार प्रॉफिट कमा रहा हूँ। या मुझे इन दोनों को 6 घंटा देना है और मैं 10,000 कमा चुका हूँ जो कि मेरा प्रॉफिट है। मैंने बोला अगर ये 100 बच्चे होते तो 5 लाख, और वो 5 लाख देख के मैंने बोला शायद इसीलिए वो 3 घंटे में 6 लाख 5 लाख। तो वो आपने रिलेट किया? यस क्योंकि वो भी कोच ही थे जी। तो तब मुझे कोच, कंसल्टेंट, ट्रेनर ये वर्ड थोड़ा दिमाग में मिला, ओ ऐसा कुछ होता है। उनको सिखाना चालू किया, उन्होंने काम किया, उन्होंने बोला फिर हमारे कोच हैं। तो मैं जिनके सेमिनार में गया था वो उन्हीं के अंदर काम करते थे। ओके। बाय चांस। ओके। तो मैं उनसे मिला, वहाँ मैंने सारी जॉब छोड़ी, अमेजोन की जॉब छोड़ी, ड्रॉपशिपिंग बिजनेस बंद किया, सब कुछ छोड़ दिया? सब बंद कर दिया। 80,000 का कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मुझे स्किल सीखनी है करते कैसे जी। वहाँ 6,000 रुपये पर मंथ की जॉब थी मेरी। मेरे साथ अभी भी जो मेरे साथ काम करते मेरी कंपनी सोमेश, मेरे टीम मेंबर हैं, वो भी उसी कंपनी में काम करते थे 6,000 रुपये पे। एंड हमने ये 10 महीने 11 महीने काम किया, उनका बिजनेस 4 से 5 गुना स्केल हुआ। ओके। स्टेज पे चढ़ के उनके साथ हम पब्लिक स्पीकिंग सीखे, कॉल पे सेल कैसे करते हैं वो समझे, कॉपी राइटिंग क्या होता है, लैंडिंग पेज क्या होता है, ये चीज़ें, फेसबुक एड्स और अच्छे से कैसे होते हैं। ये कौन से सन की बात है? ये है 2019 से 2020। 2019 से 20 में आप 6,000 रुपए की नौकरी करते थे फिर से सीखने के लिए? यस जी। भले मेरी इनकम 80,000 थी, मैं उसको 80,000 की इनकम छोड़ के फिर 6,000 में आ गए। तो जब आप 80,000 की इनकम आपने छोड़ी और आप 6,000 पे आ गए तो आपको ये लगा नहीं कि यार क्या कर रहा है ये, मतलब वो एक इतना बड़ा रिस्क ले रहे हो 80,000 की इनकम छोड़ के 6,000 पे? मेरे दिमाग में पता क्या चल रहा था कि उनका जो कोचिंग फीस है ना वो ₹1,00,000 महीना था कुछ शायद। ओके।
मेरे अंदर ऐसा था, इनके अंदर काम कर रहा हूँ, ये मुझे बताते हैं क्या करना है, तो मैं लाख रुपए महीने कोचिंग के दे रहा हूँ, मेरी सैलरी उतनी है, ओके, पर मैं लाख रुपए महीने कोचिंग का दे रहा हूँ, ऐसा सोच के चलता था, जो कि नहीं था। ठीक ठीक ठीक, बट मैं अपने दिमाग में अपने खुद दिमाग को बेवकूफ बना समझाने रहा के था। लिए। अपने दिमाग को समझाने के लिए, भाई लाख रुपए कोचिंग के देता हूँ मैं, राइट, मेरी सैलरी 1 लाख रुपए, तो 94,000 में देता हूँ कोचिंग के, 6,000 मेरी इनकम है। तो मैं उसको अपने दिमाग को ऐसे समझाता था, जो कि सही भी था, क्योंकि मैं सीख रहा था बहुत कुछ कि यार ये ऐसे होता है, बिजनेस को ऐसे चलाते हैं, आपको दोस्तों से ऐसे बात करनी, एम्प्लॉय से ऐसे बात करनी, टीम मेंबर से ऐसे बात करनी, पार्टनर से ऐसे करनी, इन्वेस्टर से ऐसे करनी, वेंडर से ऐसे करनी है। तो आप बहुत सी चीज़ समझ रहे हो कि यार ये कैसे होता है, राइट। और वो सब करने के बाद एक एक्यूमेंट बढ़ता है और आपको समझ में आता है कि मैं सही डायरेक्शन में जा रहा हूँ। क्योंकि 6,000 से मेरी इनकम 8,000 आई, फिर मैंने सेल सीखा, करते 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 मैं अपनी 6,000 की इनकम को इंसेंटिव को मिला के 40,000 45,000 पे ले आया 9 महीने 10 महीने में। मुझे समझ में आया कि यार ये समझ में आ रहा है मुझे। फिर जैसे ही कोविड हिट हुआ तो मैं फिर घर में चला गया। पहले मैं ऑफिस में काम करता था उनके साथ, तो मैं घर पे आ गया। अब मैं घर पे आया तो मैंने देखा जो मेरा 12 घंटे का काम वो तो 4 घंटे में खत्म हो गया, तो बाकी टाइम क्या करूँ मैं 8 घंटा। तो मैंने पढ़ना चालू किया कि यार खुद का कैसे कर सकते हैं, क्योंकि जब मैं किसी और को 45,000 कमा के दे रहा हूँ, मतलब वो 4.5 लाख कमा रहा है ना, तभी तो मेरे को 45 दे रहा है। मैं तो ये 4.5 लाख करते कैसे, तो मैं उसका मैंने पढ़ना चालू किया। और कोविड में मैंने अपनी कंपनी लॉन्च करी, ICE इंटरनेट कोचिंग एम्पायर। ICE इंटरनेट कोचिंग एम्पायर, ओके। उस टाइम मैंने चालू करी और पहले महीने मैंने कुछ 36,000 का सेल करा। और पहली जो क्लाइंट थी हमारी वो दुबई से थी, उनका लेडी का नाम था पूर्णी, और वो लाइफ कोच थी। और पहली बार जब मैं कॉल पे ऐसा घबरा रहा था, बोले मैं 6,000, क्योंकि मेरी इनकम 6,000 है पूरे मंथ की, तो 6,000 कोई मेरे को 2-3 घंटे के दे वो मेरे से हजम नहीं होगा। तो मैंने उनको बोला 6,000, एंड वो ऐसा बोली ठीक है हम पेमेंट कर देंगे। और उन्होंने पेमेंट किया, रात को 3 बजे पेमेंट आया था, 12 बजे से वो ट्राई कर रही थी। दुबई की थी तो जीपे फोन पे होता नहीं है, इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन में पता नहीं था, तो कोई इंडिया में किसी को कांटेक्ट करके उन्होंने पेमेंट मुझे करवाया। तो जब रात को 3 बजे 6,000 नोटिफिकेशन आया, तब मुझे लगा वाओ, मैंने 1 महीने की सैलरी 1 सेकंड में करी इस चीज़ के थ्रू। तो मैं समझ गया ये खेम कैसा है। और जब पहले महीने जब भी सेल होती थी तो मैं सोमेश को कॉल करता था, पूछता था कि तेरे को पता है क्या हुआ, अपन ने 2 महीने की सैलरी कमा ली है, हमने 3 महीने की सैलरी कमा ली है। तो पहले महीने मैंने कुछ 36,000 कमाए थे, जो मेरी 6 महीने की सैलरी थी, जिससे मुझे समझ में आया कि अब मैं कर सकता हूँ। तो मैंने वो जॉब छोड़ी और उसके बाद मैं अपने बिजनेस में लगने लगा। बट जर्नी इतनी आसानी थी, 36,000 कमाया, 45 कमाया, 50 कमाया, 55, 70 बढ़ते गए। फिर मुझे उसको स्केल करना है, तो मुझे एड्स चाहिए। और उस टाइम मुझे इस टाइप के एड्स नहीं आते थे चलाना, तो मैंने एजेंसीज को हायर करना चालू किया, ओके, राइट। और जब मैंने एजेंसी को हायर करना चालू किया, तब मुझे बहुत सारी एजेंसी ने धोखा दिया। कहीं 1 लाख अटक गए, कहीं 50,000 अटक गए, कहीं 30,000 अटक गए। तो हमारा बैंक अकाउंट जो 3 लाख 4 लाख में पहुंच चुका था, वो फट से 0 पे आ गया। तो मैंने अपनी 20,000 की लाइफ सेविंग्स, सोमेश की 50,000 की लाइफ सेविंग्स कंपनी में लगाई कि और चालू करेंगे और आगे बढ़ेंगे, कोई बात नहीं, फेल हो गए, वो भी डूब गया। हम एक फ्लैट में शिफ्ट हुए थे, वो बेचना पड़ गया, हट गए वहाँ से। चेयर्स वेयर्स थी हमारे पास, वो बेचनी पड़ी। मेरे पास एक कंप्यूटर था, वो हमने बेचा नहीं, उसको साइड रखा। तो ये सब बेसिकली हम आउट कर दिए, गैस स्टोव बेच दिया, रेफ्रिजरेटर बेच दिया, सब बेच के हम बाहर हो गए कि ये तो नहीं चलेगा। और उसके बाद मैं 3-4 महीने की डिप्रेशन में था। और मेरा रूटीन ये होता, सुबह उठो रो। मेरा एक दोस्त था हरजीत, वो आता था, वो हंसाने की कोशिश करता था कि भाई मैं तुझसे बाहर आऊँ, क्योंकि उसको मेरा पोटेंशियल पता था। वो मेरे को 11th 10th क्लास से जानता है, तो उसको पता है भाई ये कर चुका है बहुत अच्छे से, वापस कर लेगा। पर मैं खुद पे यकीन नहीं था, क्योंकि मेरे को ऐसा था यार शायद मैंने गलत किया, मेरे को जॉब भी करनी थी, मैं उसी के लिए बनाऊँ, ये सब चीज़ें आ रही थी। तो 3 महीने में रूटीन था, सुबह उठो रो, वो आएगा, हम बाहर जाएंगे, फिर आओ, रोते हुए सो जाओ। ये मेरा रूटीन था 3-4 महीने तक यही चलता रहा। रूटीन था। मेरे घर वाले डर गए थे, मेरे घर वाले गया ये इसको पता नहीं क्या हो गया है, मैं उनसे बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ नहीं हो रहा है। उसके बाद हरजीत ने बोला भाई मेरी जॉब लगी फुल स्कोप नामी कंपनी में, बढ़िया है, तू करेगा? मैंने बोला ठीक है भाई जॉब कर लेंगे, क्योंकि पैसा तो खत्म हो रहा है ना, आप कैसे जियोगे, कर लेंगे भाई कोई बात नहीं। मैं वहाँ इंटरव्यू देने गया, सिलेक्ट हो गया, 20,000 मेरी सैलरी। अगले महीने मेरा प्रमोशन हुआ, मैं ज्वाइन किया था CSM के उससे, अगले महीने मुझे वहाँ पे बना दिया बिजनेस डेवलपर। अगले महीने फिर प्रमोशन ब्रांड मैनेजर। और उस कंपनी के इतिहास में पहला पर्सन जिसके 3 प्रमोशन 3 महीने में हुए। मैं सबसे यंगेस्ट था, 20 साल का था तब। जब ये मैं कर रहा था, तब जो मालिक थे वहाँ के, उन्होंने मुझे बोला कि इस साल अपन ने 1 करोड़ किया है, पिछले साल ने 1 करोड़ किया था। मैंने बोला जब आपने पिछले साल 1 करोड़ किया है, मैं आया हूँ, मेरे को हर महीने प्रमोशन दे रहे हो, मतलब बिजनेस आपका ग्रो हो रहा है मेरी वजह से, तो ये मैं खुद के लिए क्यों नहीं कर पा रहा हूँ? ठीक बात है, जब मैं दूसरे को बिजनेस लाके दे सकता हूँ तो अपने लिए क्यों नहीं लाऊंगा। मैं एक चीज कुछ छोटे छोटे सवाल आपसे करना चाहूंगा, जो मैं आपको सोचने का टाइम नहीं देना चाहता। हिमांशु का आज भी सबसे बड़ा डर क्या है? अगर मेरे टीम मेंबर्स नहीं कमाए तो। ये आपका सबसे बड़ा डर है। आपका सबसे बड़ा ड्रीम क्या है? $5 ट्रिलियन इकोनॉमी ऑफ इंडिया। $5 ट्रिलियन
इकोनॉमी ऑफ इंडिया। लेकिन ये आपका तो नहीं हुआ, ये तो इंडिया का हुआ। वही मेरा गोल है, क्योंकि वही सब आपका मिलकर गोल है। कंट्रीब्यूट कर पाएंगे। वंडरफुल। हिमांशु की जिंदगी में सबसे बड़ी स्ट्रेंथ क्या है? एनालिसिस, हर चीज को एनालाइज करना। आज के समय में हिमांशु की सबसे बड़ी वीकनेस क्या है? डिजाइन। डिजाइन। मैं डिजाइन करने में बहुत वीक हूँ। ओके। कुछ भी चीज डिजाइन करने लेकिन में आप मुझे लोगों की जिंदगी तो डिजाइन कर ही रहे हैं। सो इस समय कितने स्टूडेंट्स हैं आपकी एकेडमी में? हमारे मल्टीपल लेवल्स हैं जी। उसके ऊपर सभी लेवल्स मिलाकर? सभी लेवल्स मिलाकर आप मान लीजिए, जो मेरी ईमेल लिस्ट है अगर आप बात करें तो 4.5 लाख लोगों की, 4.5 लाख मतलब लोगों की लाइफ में आप कस्टमर्स, नॉट जी। फ्री। जी, अगर आप जी। फ्री इंक्लूड करें तो वो 20 लाख से ऊपर होगा। 20 लाख लोगों को आप इंडिया में इंटरनेट की एजुकेशन पहुंचा चुके हैं, और जो आपके पेड कस्टमर्स हैं वो 4.5 लाख हैं। अमेजिंग हिमांशु जी, ये तो बहुत ही जबरदस्त चीज है। और लास्ट में सिर्फ एक चीज मैं पूछना चाहूंगा कि हमारे व्यूअर्स को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? कोई ऐसा मैसेज जिससे हमारी यूथ, आज आप देख रहे हैं दोस्तों, 24 साल की उम्र में हमारे बीच में एक ऐसा व्यक्ति है जो कि 3 करोड़ रुपए महीने की टर्नओवर कर रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ी बात है भारत में। तो हिमांशु जी, आप कोई एक फाइनल मैसेज हमारी ऑडियंस को क्या देना चाहेंगे? यार, इस पूरी जर्नी में ना मैं एक चीज समझ गया हूँ, जी। और वो एक चीज ये है कि अगर आप रिस्क लेना समझ जाओ, अगर आप कैलकुलेटेड रिस्क लेना समझ जाओ, तो आपको कोई हरा नहीं सकता। क्योंकि अगर आप देखो कि लेट्स से आपकी, अगर मैं बात करूँ, लेट्स से आप एक नॉर्मल मिडिल क्लास बैकग्राउंड से आते हो मेरी तरह, और आप कहीं फंसे हुए हो, जो चीज़ आपको और जिसके आप काम कर रहे हो उसको अलग करती है, वो एक ही चीज़ है, वो है रिस्क। उसने लिया, आपने नहीं। और अगर आप वो लेना सीख जाओ और आप कैलकुलेटेड रिस्क लेना सीख जाओ, तो आई थिंक आप भी उसी पोजीशन पे बहुत जल्दी पहुंच जाओगे। और मैंने रिस्क अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा लिया। आपने देखा कि 9th 10th 11th हर साल एक नई रिस्क, हर महीने एक नई रिस्क। तो उसकी वजह से मैं यहाँ हूँ जहाँ हूँ। वंडरफुल। सो दोस्तों, आज के इस पूरे एपिसोड से अगर मैं कोई एक सेंटेंस आपको देना चाहूंगा तो वो ये है, आपको कैलकुलेटेड रिस्क लेना ही होगा अगर आप जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं। सो दोस्तों, आपको हमारा एपिसोड कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा। और आइस जो इनकी कंपनी है, उनसे सीखने के लिए, एआई सीखने के लिए स्पेशली, क्योंकि ये एआई के स्पेशलिस्ट हैं, ये बहुत बड़े आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के, आप संपर्क कर सकते हैं। नीचे फोन नंबर, ईमेल आईडी, इनके वेबसाइट एड्रेस, सारी डिटेल हिमांशु अग्रवाल जी की हम नीचे दे रहे हैं। आप इनसे जरूर कनेक्ट कीजिए। और दोस्तों, जुड़े रहिए, जज्बा कुछ कर गुजरने का, क्योंकि दोस्तों 2 ही रास्ते हैं सीखने के, गिर गिर के सीखें या सक्सेसफुल लोगों से सीख लें। मुझे दूसरा ज्यादा आसान लगता है। सो अगले हफ्ते फिर मिलूंगा, आज ही के दिन, आज ही के समय। तब तक अपना ध्यान रखिए। थैंक यू वेरी मच एंड थैंक यू हिमांशु जी। थैंक यू। जाप मरे अजपा मरे अनहद भी मर जाए, सूरत समाए शब्द में वाको काल ना खाए। जो भी लोग जाप करके परमात्मा को पाना चाहते हैं, अजपा जाप यानी सोहंग सोहंग जप के परमात्मा को पाना चाहते हैं,